कम कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली एपी पे कुछ ना कुछ रीडर्स ने रिएक्शन दिए। इससे लग रहा था कि सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कुछ न्यू भी रीडर्स थे, उनको मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। तो उम्मीद है कि ये एपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये उससे भी ज़्यादा चटपटी एपी है और आपने एपी रीड करके लाजमी लाजमी आपने कमेंट करना है। और आज फिर एक नई किस्त फरियार खान के कलम से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब इंजॉय करेंगे। आप लोगों ने लास्ट में कमेंट में बताना है ये एपी ज़्यादा अच्छी थी या जो इससे पहले थी वो वाली अच्छी थी। चलें आप एपी इंजॉय करें। आज आपकी खिदमत में एपिसोड 29 हाजिर है। उम्मीद है कि ये आप लाजमी इंजॉय करेंगे। उसको नमाज अदा करनी थी। एक तो वो थोड़ी देर पहले सोई थी, ऊपर से उसकी शीरतें सहते सहते उस जिस्म हल्कान हो गया था। ऊपर से वो उसके ऊपर चढ़कर सोया था। सर, उसने मध्यम आवाज़ में पुकारा। अब क्या नशा करके सो रहे हैं? हटे मेरे ऊपर से। मैंने नमाज पढ़ ली है। जिस खुदा ने उसको इतना नवाजा था वो उसका शुक्र अदा करना कैसे भूल सकती थी? सर, गंदे सर, हट जाए मेरे ऊपर से। पहले ही सारी रात थोड़ा सा तरस नहीं खाया। उसको जगा जगा कर थक गई तो उसको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी। लगता है क्रेन बुलवानी पड़ेगी। सर, मुझे पता है तंग कर रहे हैं, वो रोते लहजे में बोली। आप उठ रहे हैं या नहीं? एक तो नमाज का वक्त जा रहा था और दूसरा वो शर्म से मरने को थी जब अपने वजूद पर उसकी सफ़ेद कमीज़ देखी और वो जनाब थे उठ ही नहीं रहे थे। कोशिश बेकार है। चंद सजना, अब तुम मेरी बाहों में हो ऐसे अब तो मेरी बाहों में ऐसे ही कैद रहोगी और मेरी जान लेवा कुर्बत को बर्दाश्त करोगी। बड़ी मुश्किल से हाथ लगी हो। रात भी आपने मुझे पर रहम नहीं किया। वो रूठे और शर्म से चूर लहजे में बोले। खुद को मुकम्मल कंबल में छुपाया हुआ था। उसकी नींद में डूबी बेबाक आंखें उसको सिमटने पर मजबूर कर रही थी। अगर कल की रात तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने रहम नहीं किया तो जो आज रात मैंने प्लान किया हुआ है फिर तो मेरा सोना भी काम से गया। आज तुम कुछ बेहतर महसूस करोगी। आंख दबाता हुआ बोला। हटें और उठकर नमाज पढ़ने दें और उठ जाएं। आज आप भी नमाज पढ़ेंगे? सुन ले, मैं पढ़ लूँगा, तुम पढ़ लो। वो नमाज का सुनता हुआ फ़ौरन उसको आज़ाद कर गया। बात सुनो मेरा छोटू सा बच्चा, वो आज कुछ ख़ास शावर लेना है। वो फुल शरारती लहजे में बोला। क्या मतलब? वो एकदम हकला कर बोली। यार इधर कान लाओ, ऊंची आवाज़ में बोलूँगा तो बेशर्म कहोगे। वो उसकी बात सुनकर एकदम ब्लश कर गई। अगर मुझे पता होता कि आप इतने बेशर्म हैं तो मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि आप कुंवारे रहें। वो खजल होती हुई बोली। मैंने सोचा कि मेरी बारबी तो एक छोटू सा बेबी है तो बता दूं, शायद पता ना हो कि उससे आगे। बोलता साहिबा ने फ़ौरन उसके लबों पर कांपता हाथ रखा। सर, कुछ तो भरम रख लिया करें मेरा। अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। अब जल्दी करें, मुझे बताएं कि वाशरूम कहाँ है? वो रोहाँ से लहजे में बोली। वाशरूम तो नहीं है बारबी। वो परेशान लहजे में बोला। क्या? वो ज़ोर से चीखी। अब मैं फ्रेश कहाँ होंगी? वो तो अपने खरूस सर के साथ बुरी फंसी थी। उस पहाड़ के पीछे चश्मा है वहाँ, वो तसल्ली बख्श जवाब देने लगा। साहिबा ने अपना सर पकड़ा। सर क्यों पकड़ कर बैठी हो? अब मैं वहाँ कैसे फ्रेश होंगी? सर क्यों तंग कर रहे हैं? उसने उसकी बहकी नज़रों को ताक़ुब में देखा तो नज़रें नीचे गई और उसकी चीख निकलते निकलते बची। उसने जो उसकी शर्ट पहनी हुई थी उसके बटन खुले थे, इस वजह से उसका सर फिरा कब से एक ही जगह तक रहा था। इससे पहले कि उसकी बारबी बेहोश हो जाती उसने एक तरफ इशारा किया। वो फ़ौरन भागी और डोर ओपन करके ज़ोर से बंद किया। गहरे गहरे सांस लेती वो खुद को पुरस्कून करने की कोशिश कर रही थी। साहिबा, तेरा क्या होगा? शर्म से कानों से धुएं निकल रहे थे। एक रात में उस शख्स ने उसको पागल कर दिया था। आगे क्या होगा? आज ही मैं लड़ाई करके रूठ कर अपने अम्मी अब्बू के पास चली जाऊंगी। मेरा गुजारा नहीं हो सकता अपने इस जंगली सर के साथ। वो आईने में
کی دی گئی شتوں کی سوغاتیں دیکھ رہی تھی۔ کوئی ایک حصہ ایسا نہ تھا کہ جو اس جنونی شخص نے چھوڑا ہو۔ یہی کیا اس کی دھڑکنوں پر کچھ لکھا تھا، جانے من جانے جگر، یہ میرا فیورٹ پارٹ ہے۔ وہ خود سے ہی منہ چھپانے کو تھی۔ تھوڑا ریلیکس ہونے کے بعد اس نے واش روم کو دیکھا۔ کیا واش روم تھا، لگتا ہے جو ہیرے لوٹتے ہیں سارے یہاں لگا دیے ہیں۔ ہر ایک چیز شہکار تھی۔ واہ کیا واش روم ہے۔ وہ داد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی اور پھر نماز قضا ہونے کے ڈر سے جلدی سے فریش ہونے لگی۔ ہی واش روم کا ڈور اوپن ہوا، ابتسام نے فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی باربی فریش سی باہر نکلی، ریڈ لانگ فراک میں جس پر کام کیا گیا تھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کی قربت اور شتوں نے اس کو مزید نکھار دیا تھا۔ صاحبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اف اللہ، یہ دوبارہ سو گئے؟ سر اٹھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ وہ جانتی تھی وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن آج اس کی بھی ضد تھی کہ چاہے قضا پڑھے لیکن اس کے ساتھ نماز پڑھے گی۔ سر اس نے زور سے ہلایا۔ اس کے کھلے بالوں سے پانی کے قطرے اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ سر اٹھ جائیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ روحاں سے لہجے میں بولی، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، اس نے کھینچ کر بولا، نماز میرے ساتھ پڑھنی ہے؟ کیونکہ یہ فرض جو ہے، اور وہ جو شوہر کے ساتھ غسل کرنا فرض ہے وہ کیوں بھول گئی؟ مطلبی لڑکی، جھوٹ نہ بولیں، یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ فرض ہے۔ کیا یہ نہیں ہے کہ غسل ساتھ کرنے سے پیار بڑھتا ہے؟ وہ گھورتا ہوا بولا، ہمارے درمیان کچھ ایکسٹرا ہی پیار ہے، اب اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اٹھ رہے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ جب میرے ساتھ غسل نہیں کیا تو نماز بھی ایسے پڑھ لو، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ سر پلیز اٹھ جائیں، وہ روئی صورت بنا کر بولی۔ یہ ہونٹ لٹکا کر، ان موٹی موٹی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لا کر مجھے ورگلا نہیں سکتی۔ ہاں میری بھی ایک شرط ہے، اگر میرے ساتھ نماز ادا کرنی ہے تو غسل بھی میرے ساتھ کرنا ہوگا۔ سر میں فریش ہو چکی ہوں۔ وہ اب پاگل ہونے کو تھی۔ تو کیا ہوا؟ گناہ ملا ہوگا ایسے شوہر کے بغیر کرنے سے؟ میرے ساتھ کرو گی تو ثواب ملے گا، تم میری ضد سے واقف ہو، وہ ڈٹائی سے بولا۔ وہ تپی تپی اور تھکی تھکی اس کو کیوٹ لگ رہی تھی۔ اب چلیں گے یا کرین منگواؤں؟ ساری رات خون چوستے رہے، اب بھی دل نہیں بھرا۔ وہ اس کی باتیں سن کر ہنسی دبا گیا۔ اب آپ نے مجھے تنگ نہیں کرنا، وہ اس کو وارن کرتے ہوئے بولی۔ ابتسام نے معصوم بچوں کی طرح سر ہلایا، جیسے اس سے شریف کوئی نہ ہو، لیکن وہ ابتسام ہی کیا جو شریف بن جائے۔ صاحبہ نے جلدی سے دو جائے نماز بچھائی۔ موڈ سخت آف تھا۔ ابتسام اس کو نماز کے بعد منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد صاحبہ نے اس کو جائے نماز پر لے آئی تھی، لیکن ہرجانہ خوب ادا کر کے آئی تھی، اس وجہ سے موڈ سخت آف تھا۔ اس کا جسم تھکن سے چور تھا، لیکن وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز نماز چھوڑ کر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد وہ خدا سے ناراضگی مٹا کر اس کے سامنے پیش ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ ہوئی، لیکن اس نے جلد آغاز کر لیا۔ صاحبہ کے وجود میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ یہ گلابو ناراض ناراض کیوں ہے؟ اس کی خاموشی اس کو ڈس رہی تھی۔ صاحبہ جلدی سے بیڈ پر لیٹ کر خود کو مکمل کمبل میں چھپایا۔ اف، میرا چھوٹو سا بچہ اتنا ناراض ہو گیا ہے، آپ نے بےایمانی کی ہے، وہ کمبل کے اندر سے بڑبڑائی۔ کون سی بےایمانی کی؟ بس میں اپنی لٹائی گئی شتوں کی سوغات دیکھ رہا تھا۔ کیا صرف دیکھی ہے؟ وہ دوبارہ خفا لہجے میں بولی، نہیں سراہی بھی ہیں، اور خود کو فزیکلی اور مینٹلی تیار رکھو، روز قطرہ قطرہ تمہاری روح میں اتروں گا۔ اس نے کمبل ہٹایا اس کے اوپر سے۔ سر میں واقعی تھک چکی ہوں، وہ اب سرخ نظروں سے دل موہ لینے والے انداز میں بولی۔
इब्तिसाम ने उसके माथे को छुआ। नरमी से, अकीदत से, मेरी दुनिया में शहज़ादी साहिबा को पहली सुबह मुबारक हो। एक लंबा बोसा मोहब्बत से भरा हुआ और फिर नरमी से हर एक नक्श को चूमा। अंदाज़ बिल्कुल नरम सा था। इस तरह रूठ कर सोओगी तो कैसे सो पाऊँगा मेरा शोना बच्चा। जानता हूँ बहुत ज़्यादा जंगली हूँ, हद से ज़्यादा जंगली हूँ। मुझे ये भी पता है कि मेरा गुड्डा मुझे नहीं सह सकता, लेकिन सहना तो पड़ेगा मुझे हर रात। आज खूब रेस्ट करो, फिर हमारा वलीमा है। आज? एकदम बोली। उसके सवाल पर मुस्कुराया। जी जाने मन जाने वफा, अब तो वलीमा फ़र्ज़ हो चुका है। शरारती लहजे में बोला। मेरा गुड्डा रेस्ट कर ले, ये ना हो कि बीमार पड़ जाए। वो उसको अपने सीने पर सुलाता हुआ बोला। सर यहाँ सर्दी ज़्यादा है। इब्तिसाम जानता तो उसको सर्दी ज़्यादा लगती है। मेरी सर्विस मौजूद है, मेरी कुर्बत तुम्हें सर्दी महसूस ही नहीं होने देगी। वो उसके सीने में मुंह छुपा गई। ठंडे पाँव उसकी टांगों के दरमियान छुपाने की कोशिश की। इब्तिसाम अपनी बारबी के दाँव पर मुस्कुराया। इब्तिसाम ने फ़ौरन उसे बाहों में छुपाया। इश, सो जाओ, अभी मेरे वजूद की गर्माहट तुम्हें पुरस्कून कर देगी। मेरी बारबी। वाकई कुछ देर बाद वो पुरस्कून होकर सो गई। बेचारा वलीमे की तैयारियां देखने में मसरूफ़ था। सिर्फ चंद एक लोग बुलाए गए थे, मखसूस कुछ ख़ास जो वफ़ादार हों, क्योंकि बिसाम साहब के यहाँ भी दुश्मनियाँ अरूज पर थी और उसको एक और भी अरेंजमेंट करवानी थी। वो तो अपने सर के कारनामे देख देख कर हैरान और परेशान होता था कि आखिर क्या फतूरी दिमाग है। तो शाम हर एक तैयारी का एक बार खुद मुआयना कर रहा था ताकि कोई कमी ना रह जाए। वो तैयारी देख कर दोबारा अंदर आया। बारबी उठी। उसने ज़रगुल बीवी से पूछा। नहीं सही सोया हो है, अभी बिल्कुल पठानी टच थी। आप नाश्ता तैयार करें। हालांकि अब दोपहर के खाने का वक्त था। वो जैसे रूम में दाखिल हुआ, वो सुकड़ी कम्बल में लेटी थी। हालांकि रूम फुल गर्म था। शाम तो इतना गर्म रखता भी ना था। उसको गर्मी होने लगती थी, लेकिन सिर्फ बारबी के लिए रूम को फुल गर्म किया हुआ था। मेरी मखनी, मेरी जिंदो, मेरा निकम्मा बच्चा कुछ ज़्यादा ही नाजुक है। लगता है हर वक्त सर की पनाहों में रहना चाहता है, फिर खुद ही कहता है कि रहम नहीं करते। आप कुछ गलत करने के बजाय मुझे छुपा भी तो सकते हैं। कंबल के अंदर से जवाब आया। तो लिटिल टेडी बेयर जाग रहा है, नहीं तो अभी सो रहा है। दोबारा जवाब मिला। इब्तिसाम ने कंबल हटाया। वो आंखें बंद किए सोई हुई थी। मेरा शरारती गुड्डा, मीठा रसगुल्ला। वो शिदत से रुखसार को छूता हुआ बोला। उठ जाओ, खाना खा लो और थोड़ा डट कर खाया करो ताकि मुझे बर्दाश्त कर सको। और फिर तैयार तैयार भी होना है। शाम को वलीमा है। सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र करते हुए लेट कर दिया है कि जनाब तो उठ ही नहीं सकते, तो फिर ये किसकी मेहरबानी है। वो चिढ़ कर बोली। मेरी ऑफ कोर्स मेरी। चलो उठो, पहले ही शावर लेकर मेरे साथ जुल्म हो गया है। वो अपना गम सुनाता हुआ बोला। वैसे तो तुम इतनी सॉफ्ट हो कि दिल करता है खा जाऊं। वो दिलकशी से बोला और उसको बेड से उठा लिया। कहाँ लेकर जा रहे हैं, वो चीखी। अपने नशे मखना को उठा रहा हूँ। वाशरूम चली जाओगी या ले जाओ। उफ, यही उसकी बेबाक बातें और निगाहें भी उसको हलकान कर रही थी। सर मैंने वापस कराची चले जाना है, फिर चस आ जानी है। तुम पहाड़ से नीचे तो उतरो, खूंखार जानवर रहते हैं, एक ही लुकमा बनोगी उनका और मेरा भी। रात तुम्हें सारा चख कर अब तो खाना खाने को दिल ही नहीं कर रहा, क्या करूं। उससे मशवरा मांगता हुआ बोला।
कर रही हो मासूम लड़की, वो किचन में आते हुए बोली। माही गुल एकदम डर गई। वो काम कर रहा है, खुले बाल, लोगों पर हल्की लिपस्टिक, फुल रेड फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अलबत्ता दुपट्टा फुल सेट करके लिया गया था कि ये गर्दन पर मौजूद निशानों की छुपाने की कोशिश थी। उससे हल्की फुल्की बातें कर रही थी जिसका वो शर्मा कर जवाब दे रही थी। अब वो फुल फ्रेश थी, लेकिन उसके सर फिरे का सरप्राइज़ का सोच-सोच कर हलकान भी हो रही थी। "आप आराम कर लें शहज़ादी, फिर आपको तैयार भी होना है।" उसको बैठा देखकर बोली। "नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम करो अपना काम।" निज़ाम नहीं था और वो रूम में बोर हो रही थी, लेकिन दिमाग अभी भी पुरसुकून न था। उफ़ सर, हर एक चीज़ रेड कलर की। फिर से वो वलीमे का ड्रेस भी रेड कलर का देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ, पसंद नहीं आया ये ड्रेस भी? बहुत खूबसूरत, लेकिन फुल हैवी। नहीं, प्यारा तो बहुत है, बस कुछ देर के लिए ज़ेब तन कर लो, फिर तो वैसे भी कोई और ही पहनेंगे। आज मैं मजबूर कर दूँगा कि खुद कहोगी सर मुझे आपकी कुर्बत चाहिए। अपनी रूह को मेरी रूह से मिला दें। सर आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं बारहवीं, बहका रहा हूँ ताकि तुम बहकर अपने सर पर जुनूनी हो जाओ। अंदाज़ शरारत भरा था। ये पहाड़ का कोना-कोना हमारी कुर्बत का गवाह होगा। माही गुल को भेजता हूँ, हेल्प कर देगी। वैसे तो ज़्यादा खातून ना होंगी, लेकिन तैयारी मुझे मुकम्मल चाहिए। कमरे में हल्की सी महक थी, सुर्ख पर्दे, नरम कालीन और कोने में रखा सफ़ेद गुलाबों का गुलदस्ता। मगर जो मंज़र सबसे हसीन था, वो बेड के किनारे बैठी वो थी। रेड ड्रेस में लिपटी झुकी पलकों के पीछे छुपा शर्माया हुआ चेहरा और नरम कलियों जैसे होंठ और मेहंदी से सजी उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। वो एक मुकम्मल दुल्हन लग रही थी, ख्वाब की, जज्बे की, मोहब्बत की ताबीर। तभी कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। एहसाम दाखिल हुआ। वो चंद लम्हों तक दरवाज़े पर साकित खड़ा रहा। आँखों में शोले भी थे और सुकून भी। एक पल को वो खुद को भूल गया, सिर्फ वो उसे नज़र आ रही थी। आहिस्तगी से कदम बढ़ाता हुआ वो उसके करीब आया। पलकें उठाई और उनकी उनकी निगाहें मिली। बस वो लम्हा जैसे वक़्त थम गया हो। एहसाम उसके सामने झुका, हाथों को अपने लबों से चूमा, फिर उसके रुखसारों, उसकी आँखों के किनारे, फिर झुकते-झुकते उसके लबों को छू लिया। वह जैसे किसी और दुनिया में चला गया था। उसकी उँगलियाँ उसके चेहरे के तरफ फिसलती गईं और फिर उसकी गर्दन की खुशबू में मदहोश होकर वो वहाँ भी अपने लम्स की मेहर ज़ब्त कर गया। वो पल वो शिद्दत, कुर्बतों और ज़ब्त की कशमकश से भरा था।
اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک لمحہ اور رکا تو خود پر قابو کھو بیٹھے گا۔ وہ اپنی ہتھیلی سے اس کے چہرے کو تھامتا ہے۔ پیشانی پر بوسہ دیتا اور گہرا سانس لیتا ہے۔ ابھی نہیں، تمہاری پہلی انٹری ہے اور سب تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سرگوشی کرتا ہے جیسے خود کو سمجھا رہا ہو۔ اسے سہارا دیتا ہے، اپنی باہوں میں تھوڑا سا تھام کر آہستہ آہستہ باہر لے آتا ہے، جہاں دنیا محبت کی اس حسین جوڑے کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ پہاڑوں کی بلندیاں جیسے آج خاموش ہو کر کسی دلہن کے استقبال میں جھک گئی ہوں۔ ٹھنڈی ہواؤں میں خوشبو گھلی ہوئی تھی، سورج کی سنہری کرنیں دھیمی سے روشنی بکھیر رہی تھی۔ جب سب کی نظریں اچانک ایک سمت جمنے لگیں، سامنے سے ایک دلکش جوڑا نمودار ہوا۔ میں سی مگر دل میں سکون لیے سرخ لہنگے میں لپٹی ہوئی ایسے لگ رہی تھی جیسے پہاڑوں کی وادی میں اترتی کوئی حور ہو۔ اس کے لباس پر سونے کے دھاگے سے بنی کاریگری سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس کی کلائیاں چمچماتی چوڑیوں سے سجی تھیں اور نگاہیں شرم و حیا میں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ابتسام، اونچا قد، ڈارک بلو سوٹ میں جس میں اس کا رنگ خوب چمک رہا تھا، آنکھوں میں جیت کا غرور اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا کا نہیں ہے۔ کسی رومانوی افسانے کا شہزادہ ہو۔ ان دونوں کا ساتھ دیکھ کر ایک لمحے کو ہوا بھی تھم سی گئی۔ جو ہی وہ داخل ہوئے، ہر ایک مہمان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فضا میں پھولوں کی خوشبو مہکنے لگی اور آسمان سے جیسے زمین پر محبت برسنے لگی۔ پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کی گئی، کچھ ہاتھوں سے، کچھ فضائی انداز میں جھرمٹ سے۔ میری آنکھیں اور دل سب ان پر مرکوز تھے، دلہن کے ہر قدم کے ساتھ جیسے پہاڑوں کی وادیوں میں ساز بج رہے ہوں۔ تو سامنے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، نرمی سے، فخر سے، جیسے کہہ رہا ہو۔ ہے میری محبت، میری شریک حیات۔ استقبالیہ جگہ کو پھولوں، لائٹس اور سفید کپڑوں سے ایسے سجایا گیا تھا جیسے کسی شہزادی کی بارات ہو۔ ہر آنکھ ان کی جوڑی کو داد دے رہی تھی اور ہر دل اس لمحے کے جادو میں کھو چکا تھا۔ وہاں کوئی مرد نہ تھا۔ ٹسام شان سے اس کے ساتھ بیٹھا جیسے کوہ نور حاصل کر لیا ہو۔ یہ سب میری باربی کو گھورے جا رہے ہیں۔ بس بہت ہوا، ابھی اٹھو، اگر آج تمہیں نظر لگ گئی تو میں تو گیا کام سے۔ میں کیسے اپنے جذباتوں کو ٹھنڈا کروں گا؟ سر خدا کے لیے چپ کر کے بیٹھے، ورنہ میں نے یہیں سے کود جانا ہے۔ لو، چلا جاتا نہیں ہے؟ ایسے لگتا ہے آتما پھر رہی ہو۔ چھلانگ لگا دوں گی، جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ تو چڑھ رہا تھا۔
यार फिर को कौन समझाए कि वो दुल्हन है, हर कोई देखेगा। ये लगता है मेरी बारहवीं को निगलने आई हैं, आंखें घुमा घुमा कर देख रही हैं। आप जाकर मर्दों में बैठे। साहिबा ने मशवरा दिया। क्यों जाऊं, तुम्हें अंदर भेज कर जाऊंगा। उफ, मैंने पागल हो जाना है, वो आहिस्ता आवाज में बुड़बुड़ाई। अरे क्या सरप्राइज है, हम कहाँ जा रहे हैं। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो खुद एक खूबसूरत साड़ी में थी, लेकिन इब्तिसाम ने उसको अपनी शाल में फुल छुपाया हुआ था, वरना उसकी चंद मखना ठिठुर जाती और उसके अरमान भी फ्रीज हो जाते। बस मेरा चूजा अभी पहुंचने वाले हैं, अपनी चोंच बांध रखो। कहीं आप मुझे मारने तो नहीं जा रहे। डर कर बोले, नहीं मारने का इरादा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा खून पीने का इरादा है। हंसी दबा कर बोला, अगर आप मेरा खून पियेंगे तो मैं भी आपका पी जाऊंगी। आज बख्शना आज बख्शना मैंने भी नहीं है, हिसाब बराबर होगा। वो फौरन बोली, डन। मैं अपनी चंद मखना को फुल टाइम दूंगा अपना खून पीने का। वो कहका लगाता हुआ बोला, इतनी तेज हवा चल रही है, हम जा कहाँ रहे हैं। वो दोबारा बोली, चोंच बंद करो अपने तरीके से। वो उसके बेसब्रीपन पर खुलकर मुस्कुराया। उसने एक जगह आराम से उसको नीचे उतारा और आंखों से पट्टी उतारी। आंखों से जैसे पट्टी उतरी, साहिबा की चीख निकल गई और उसकी गूंज हर तरफ सुनाई दी। उफ, जंगली बिल्ली चीख क्यों रही हो। ये चीखें मेरी कुर्बत में निकलनी चाहिए। सर, मुझे डर लग रहा है। वो फुल बुलंदी पर थे, जहाँ कोई ना था, सिर्फ ठंडी हवा जोर से चल रही थी। सर, हम यहाँ क्या करेंगे। डरते डरते बोले, यहाँ हम रोमांस करेंगे, अपनी नस्ल के बारे में सोचेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। सर, आप पागल हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि जब हमारी नस्ल पैदा हो तो पहाड़ों पर कूदती आए। उसने आंख दबा कर कहा। सर्दी से उसका नाक सुर्ख हो रहा था। मुझे आप एक हफ्ते में या तो पागल कर देंगे या तो मार डालेंगे। वो रोहा से लहजे में बोली, वो देखो, वो 11 पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये एक एक सब बच्चों को दूंगा, अपना घर बनाएंगे। बाकी जो ये वाले पहाड़ हैं, यहाँ हम शरीफ लोग बसेरा करेंगे। वह हंसता हुआ बोला, पहले बच्चों की माँ जिंदा तो रहे। वो फौरन बोली। बेसाम का कहका गूंजा। पहाड़ की ऊंचाई पर जहाँ सर्द हवाएं बेरहम थी, वो कैंप किसी ख्वाब की तरह जगमगा रहा था। आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ छाया हुआ था और सितारे ज़मीन पर बिखरे मोतियों की तरह लग रहे थे। नीचे घने बादल तैर रहे थे, जैसे वो ज़मीन से कहीं ऊपर किसी और दुनिया में मौजूद हो। आज की रात सिर्फ मेरी है। वो खुद से बुड़बुड़ाया और आहिस्ता से उसको अपने हसार में लिया। अगर महसूस करो तो ये मंजर, ये लम्हे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ तो तोते की बोलती बंद हो गई है। कि वो सच कह रहा था। वो लम्हे वाकई खूबसूरत थे, बहुत पुरसकून जगह थी। रूह तक को ठंडक मिल रही थी। शाम जल्दी से आग जलाने लगा। उसकी गुलाबों कांप रही थी। हर एक चीज़ का इंतजाम पहले से ही किया गया था। वो आहिस्ता से उसके करीब आकर बैठी। आग की तपिश ने उसको कुछ हरारत दी। मज़ा आ रहा है। इब्तिसाम उसको अपनी बाहों में भरते हुए पूछा। आ तो रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। अगर हमारा कैंप हवा से उड़ गया तो कोई बात नहीं, खुले आसमान तले भी मुझे कोई झिझक नहीं होनी। वो हंसता हुआ बोला। वो शर्म से इर्द गिर्द देखने लगी। शहादत पहाड़ तुम्हें खौफजदा करते हैं। वो अंदर आकर उसके करीब बैठते हुए बोला, लेकिन आज तुम मेरे साथ हो, सबसे बुलंद, सबसे तन्हा मकाम पर और सबसे खतरनाक जगह पर भी। वो धीरे से बोली।
सिर्फ तब होता है जब तुम मुझसे दूर हो। वो उसके कान के करीब झुककर सरगोशी में बोला। उसकी सांसों की गर्मी ने उसके बदन में सनसनी दौड़ा दी। अगर आग की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था और इब्तिसाम की नज़रें उसके लबों पर जम गई। फिर अचानक वो उसकी थोड़ी थाम कर उसके लबों पर झुक गया। बोसा लंबा, गहरा और शिद्दत भरा था, जैसे उस रात को सांसों में कैद करना चाहता हो। इब्तिसाम ने उसके वजूद से अपनी शाल अलग की। इब्तिसाम की फरमाइश पर उसने रेड साड़ी पहनी हुई थी, जो उस साड़ी ने उसको परेशान और शर्मसार किया था। इंतहाई बोल्ड, पीछे से बैक फुल ओपन थी, गला डीप था जिससे नशेब व फराज नुमायां हो रहे थे। साहबा ने जल्दी से शाल लेने की कोशिश की, जो इब्तिसाम ने उसकी पहुंच से दूर कर दी। सर प्लीज़ दे दें, वो शर्म से नज़रें झुकाते हुए बोली। जब तुम्हें खुद के लिए सजाया है तो जी भर कर देखने दो मुझे। उसने एकदम उसको खुद के करीब किया। गोल्डन नाइट है, उसने आहिस्ता से कहा, ना सिर्फ पहाड़ों की चोटी पर बल्कि मेरे दिल के सबसे अंधेरे, सबसे शदीद कोने में। तो कल क्या थी? साहिबा की ज़बान एकदम फिसली। वो तो बस डाइट वाली थी, असल तो आज है। वो एकदम लर्जी। अगर असल वाली आज है तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी सर? वो हल्की और भारी आवाज़ में बोली। इश चुप! इब्तिसाम ने उसके लबों पर उंगली रखी। आज तुम्हारे इन रसीले लबों से ऐसे लिपटूंगा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। वो भारी मदहोश कुन अल्फाज में कहता, उसके लबों पर झुक के उसकी सांसों को शिद्दत से घूट गया। साहिबा उसकी शिद्दत पर जी जान से लरजी। उसकी कल रात वाली दी गई सौगातों के निशान भी ताज़ा थे और आज फिर वो जुनूनी हो रहा था। काफ़ी देर लबों का जाम पीने के बाद वो उसके कंधों पर शिकारी नज़रों से देखने लगा। उसकी अनायों पर झुकते हुए शिद्दत से वहाँ दांत गाड़ गया। अंदाज़ बहुत नरम था। आज तुम्हारा सर एक लम्हे के लिए भी तुम्हें खुद से अलग नहीं करेगा। आज तुम्हारा पूरा पूरा साथ चाहिए। इब्तिसाम ने फ़ौरन उसको अपनी गोद में बिठाया। साहिबा की सांसें तो अभी से उखड़ने लगी थी। आज तुम्हारी 1% भी शिद्दत कम ना हो बारबी, 1% भी मुझे बराबर। बराबर की शिदत चाहिए। वो उसके निचले लब को दांतों में दबाकर आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा था, जैसे हर जायका अपनी रूह में जज़्ब करना चाहता हो। उसकी ज़बान को अपनी ज़बान की गिरफ्त में लेते हुए न सिर्फ उसके जायकों को चख रहा था, बल्कि उसकी रूह तक रसाई चाह रहा हो। उसके बदन की लर्जिश, उसकी नीम बंद आंखें और उसके लबों से बेख्तियार निकलती सांसें, सब कुछ उसे पागल किए दे रहा था। वो अब सिर्फ उसकी बाहों में नहीं थी, बल्कि उसके इख्तियार, उसकी शिदत, उसकी चाहत के दायरे में मुकम्मल कैद हो चुकी थी। खबर है तुम क्या हो मेरे लिए? वो उसके कान की लू को लबों में दबाकर सरगोशी के अंदाज में बोला। और उसकी सांसें उसकी गर्दन पर छुई तो वो बेख्तियार काम गई। मेरी चाहत की इंतहा, मेरी प्यास की आखिरी हद, तुम वो हो जिसे छू कर मैं मुकम्मल होता हूँ। उसने एक झटके से उसे खुद के मज़ीद करीब किया, यहाँ तक कि अब उनके दरमियान फासला महज सांसों का भी बाकी न रहा। उसकी उंगलियां उसकी कमर से होती हुई पुष्ट की नरमी को छूने लगीं, जैसे वो उसका वजूद अपने लम्स से तराश रहा हो, उसके हर हिस्से को अपने एहसास से भर रहा था। उंगलियां जब गर्दन से नीचे
سلک کے نرم لباس کے کناروں کو سرکانے لگی تو اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی مگر اس کی گرفت نے اسے واپس کھینچ لیا۔ اب نہیں، اب تم میری ہو، صرف میری۔ الفاظ، اس کی آنکھوں کی چمک اور لبوں پر پھیلی وہ تپش، سب کچھ اس کے وجود کو جکڑ چکا تھا۔ مت سسکیاں بھرو۔ نے اس کی تھوڑی تھام کر اسے اپنے قریب کیا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آہستہ لیکن گہری آواز میں کہا، کیونکہ آج کی رات تمہیں صرف محسوس کرنا ہے، سہنا ہے اور مکمل میرا ہونا۔ اس کے لمس میں وہ شدت تھی جو کسی طوفان کی خاموش لمحے جیسی ہوتی، ایک سنسنی جو دل سے گزر کر روح میں اترتی ہے۔ یہ درد میری چاہت کی مہر ہے، دھیرے سے سرسراتے لہجے میں بولا جب اس کے ہاتھ اس کی کمر کی تراش کو چھو کر نیچے کی طرف پھسلنے لگے۔ تم جانتی ہو نا، مجھے اپنی باربی کو رلانا نہیں آتا، مگر آج صرف میرے لمس بولے گا۔ وہ جیسے اس کی کمزوریوں کو جان چکا تھا۔ اگر خود کو میرے حوالے کرو گی تو سکون پاؤ گی۔ پھر اگر تم نے خود کو روکا، گھبراہٹ میں آ گئی تو یہ رات اور بھی بھاری ہو جائے گی میری جان۔ اس کے لفظوں کی تپش، اس کی انگلیوں کی روانی اور اس کی آنکھوں کی شرارت، سب کچھ اسے ہارنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہر لمحے کے ساتھ اس کے اختیار میں ڈھلتی جا رہی تھی ایک ایسی گرفت جس میں صرف جذبہ تھا، جنون تھا، اور ایک ایسی محبت جیسی دنیا بیان نہ کر سکے۔ آج تمہارا یہ جنونی سر چاہتے ہیں کہ تم خود کہو، سر، ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرے وجود کا حصہ بن جائیں۔ اس نے جذبات سے چور لہجے میں کہا، اس کا دہکتا وجود اسے اپنی گرماہٹ سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن ایک الگ ضد تھی کہ آج وہ خود اس میں سمائے۔ پہاڑ کی چوٹی پر کیمپ لگائے وہ اپنی باربی کے وجود میں مدہوش تھا۔ وہ ہر ایک شدت برسا رہا تھا، اب بھی لب نرم و نازک کمر پر نمی چھوڑ رہے تھے، لیکن اپنے وجود کا حصہ نہیں بنا رہا تھا۔ سر، اس کی مدھم لیکن بھاری آواز گونجی، جی جان سر۔ غربت سے نواز دے، مت تڑپائیں، وہ اظہار کر کے فوراً اس کے سینے پر دانت کاٹ گئی۔ یہ ناراضگی کا اظہار تھا۔ وہ جنونی شخص تو سرشار ہو گیا۔ میں تمہیں ہر روز ایک منفرد انداز میں سراہوں گا اور تمہاری روح کا حصہ بنوں گا۔ جب تک میرے جذبات میرے قابو میں نہیں آتے۔ صاحبہ نے ایک دم زور سے آنکھیں بند کی اور خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جو جنونی ہو چکا تھا۔ کیمپ میں اس کی مدھم سسکیاں گونج رہی تھیں۔ پہاڑ اس خوبصورت ملن کے گواہ تھے جن کی چوٹی پر وہ جنونی شخص اپنی جان سے پیاری بیوی کو ایک نئے انداز میں درد دے رہا تھا۔ جیسے رات ڈھلتی گئی، سسکیوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ صاحبہ جانتی تھی یہ رات آج ایسے ڈھلے گی، لیکن اس کا شوہر تھا، حق رکھتا تھا، وہ اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ ناؤ یور ٹرن میری جنگلی باربی، میرے سینے کا حشر کر دیا ہے، فل جنگلی انداز ہونا چاہیے۔ وہ فل مخمور لہجے میں بولا۔ ہوا بھی شرما کر ساتھ سے گزر گئی، جیسے ان کی قربت میں خلل نہ ڈالنا چاہتی ہو۔ اگر یہ قسط آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لازمی لائک کریں، کمنٹ کریں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔